हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर थर्ड है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसको देखने वाले हैं। पार्ट वन होगा हमारा। और यह जो वीडियो है 2024 वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड या फिर अन्य किसी भी बोर्ड से जहाँ भी एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस है, वहाँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। यह जो बुक है, बुक फर्स्ट है समकालीन विश्व में राजनीति, उसी को कवर करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है @Abhishek200435। और इस क्लास की जो प्रेजेंटेशन है अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे भेजी जाती है, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यह जो वीडियो होगा, यह जो पूरा का चैप्टर होगा, पूरा का पूरा चैप्टर होगा, तीन पार्ट में विभाजित होगा, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। जिसमें हम पार्ट वन को इस वीडियो में केवल कवर करेंगे। तो इसमें चर्चा के कौन से बिंदु हैं? पार्ट वन में हम देखेंगे कि नई विश्व व्यवस्था क्या है, क्लिंटन का दौर क्या था, 9/11 की घटना क्या थी, और अंत में देखेंगे इराक पर आक्रमण। इराक पे आक्रमण की पूरी स्टोरी को समझेंगे। तीन जो चार वीडियो हैं, चार टॉपिक्स हैं, उस चार टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि शीत युद्ध जो 1945 से 1991 तक चला, उस शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। और दुनिया में कोई उसका टक्कर का प्रतिद्वंदी अर्थात दुश्मन नहीं रहा या विरोध करने वाला नहीं रहा। ठीक है, इस घटना के बाद के दौर को हम अमेरिकी वर्चस्व कहते हैं। चूंकि सोवियत संघ तो मर चुका था, खत्म हो चुका था, विघटित हो चुका था 1991 में, तो एकमात्र महाशक्ति बचा अमेरिका। और इसी दौर को अमेरिकी वर्चस्व कहते हैं, 1991 के बाद के समय को। हम सबसे पहले देखेंगे कि नई विश्व व्यवस्था क्या है और इसकी शुरुआत किस प्रकार हुई। इसके पीछे की स्टोरी है, 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया। ठीक है, 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा भी जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनैतिक कोशिशें जब नाकाम रही, यानी सभी कोशिश फेल हो गया, इराक को कहा गया कि कुवैत को छोड़ दो, उस पर कब्जा मत करो, उसे बंदी मत बनाओ। लेकिन इराक नहीं समझा, और जब सारी कोशिशें नाकाम रही, सभी कोशिशें जब फेल हो गई, तो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति है। उन्होंने कहा कि बल प्रयोग करो, बातों से बहुत हो गया, बातों से तो सुनने वाला नहीं है, तो बल प्रयोग करो। तो उन्होंने बल प्रयोग की अनुमति दे दी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। इसका मतलब क्या हुआ? शीत युद्ध के दौरान हुआ क्या कि जो यूएनओ है, ऐसे किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन जब इसकी मातई कुवैत ने जब इराक ने जब कुवैत पर हमला कर दिया, तो इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ आया और बोला कि बल प्रयोग करो, बात से बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो सभी को लगा कि अभी तक तो जो शीत युद्ध के काल में ये चुप रहता था, ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था संयुक्त राष्ट्र संघ, इसे अब क्या हो गया है, अब तो ऐसे मामलों में दखलंदाजी करने चला है। तो उसके लिए एक नाटकीय फैसला लगा लोगों के लिए। लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत बड़ी संस्था थी, तो लोगों को मानना पड़ा, देशों को मानना पड़ा। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उसने इस व्यवस्था को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। ठीक है, उसने कहा कि वह इसे तो नई विश्व व्यवस्था कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि सोवियत संघ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, वे अभी तक चुप रहता था, ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन इस दौरान हुआ क्या, तो वे आया और एक फैसला दे दिया कि बल प्रयोग करो, गोले बारूद चलाओ, मारो, जितना हथियार इस्तेमाल कर सकते हो इराक के विरोध में करो। तो जॉर्ज बुश ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उसने इसे नई विश्व व्यवस्था कहा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बल प्रयोग की अनुमति तो कह दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इसमें 34 देश थे, 34 देशों ने बल प्रयोग किया, और 34 देशों की मिली जुली 6,60,000 सैनिकों ने, जिसमें अकेले 75% सैनिक अमेरिका के ही थे, 25% सैनिक अमेरिका के ही थे,
और 6,60,000 सैनिकों ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। अब 6,60,000 सैनिक कितने बड़ी सैनिक की संख्या है आप सोच सकते हैं। और इन सभी सैनिकों ने इराक के विरुद्ध में मोर्चा खोला, इराक पर आक्रमण किया और उसे कुवैत पर हटने से मजबूर कर दिया। ठीक है, आप यहाँ मैप पर इनकी स्थिति देख सकते हैं। अमेरिका कुछ यहाँ है और सोवियत संघ कुछ यहाँ है, और इराक और कुवैत ये दो देश जो है इस यहाँ पे है। ठीक है, मध्य पूर्व एशिया में। तो यहीं पे इराक ने कुवैत पे आक्रमण कर दिया था। आपने मैप पे इनकी स्थिति देख ली, अब आगे चलेंगे। ठीक है, इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। यानी जब अमेरिका ने और 34 देशों की मिलीजुली 6,60,000 सैनिकों ने इराक पर आक्रमण कर दिया, तो इस आक्रमण को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डिजर्ट स्टार्म कहा जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही तो दिया था कि जाओ बल प्रयोग की अनुमति करो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अभियान को ऑपरेशन डिजर्ट स्टार्म कहा जाने लगा। इराक के राष्ट्रपति उस दौरान कौन थे? तो सद्दाम हुसैन थे। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह जो जंग है 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, ऐसा इराक के राष्ट्रपति कहा। उस दौरान पूरे हाव भाव में थे सद्दाम हुसैन, तो उसने कहा कि यह जो युद्ध किए हो ना, यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, सोच रखना, ऐसा उनका कहना था इराक के राष्ट्रपति का। बहरहाल इससे क्या होने वाला है, लेकिन इराकी सेना जल्द ही हार गई। अब से 6,60,000 सैनिक तो मामूली सैनिक है नहीं, उसको तो हारना ही था। तो हार गई, इराक हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर भी होना पड़ा। कुवैत को जो बंदी बनाकर रखा था, कुवैत को उसे छोड़ना पड़ना, और उसने शर्मिंदगी भी बहुत महसूस की। ठीक है, अमेरिका ने इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। कैसे बमों का प्रयोग किया था? तो स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था इस युद्ध में। प्रथम खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था अमेरिका ने। जो पर्यवेक्षक थे, जो जांच करने वाले थे, जो अधिकारीगण थे, उसने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। कहा कि भाई ये तो कंप्यूटर युद्ध है, एकदम बवाल, एकदम ऐसा युद्ध तो पहली बार देखा है हमने। इस युद्ध का टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वार में तब्दील हो गया। ठीक है, जिस प्रकार अभी जो युद्ध होते हैं उसका किस प्रकार जो मीडिया वाले होते हैं माइक लेकर निकल जाते हैं टेलीकास्ट करने के लिए, तो उस दौरान भी इस युद्ध का टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई। टेलीविजन पे, टीवी पे दिखाया गया कि लाइव दिखाया गया जहां युद्ध हो रहा था इराक में। ठीक है, तो यह एक वीडियो गेम वार में तब्दील हो गया। जिस प्रकार वीडियो गेम खेलते हैं जिसमें मार धाड़ होते हैं, तो उस प्रकार तो लग रहा था बिल्कुल वीडियो गेम हो रहा है, लेकिन वास्तव में तो एक सच्चाई थी। तो इस प्रकार हुआ। अब देख सकते हैं कि जो आक्रमण किया गया था अमेरिका द्वारा इराक पर, उसमें कितना भीषण बवाल हुआ, कितनी नुकसान का सामना करना पड़ा इराक को। ठीक है, पूरा जो वाहन है इधर से इधर उल्टे पुल्टे हैं, सब चीज तहस नहस हो गया है। ये तो हो गया। अब आगे अगला जो टॉपिक है क्लिंटन का दौर। क्लिंटन का दौर क्या था? तो प्रथम खाड़ी युद्ध जब 1990 में हुआ और अमेरिका ने इसे जीत लिया, तो प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। अब प्रथम खाड़ी युद्ध हो गया। अमेरिका में चुनाव थे 1992 में, और जॉर्ज बुश तो पहले से ही राष्ट्रपति थे ही, लेकिन एक उनका विरोधी भी खड़ा हुआ डेमोक्रेटिक पार्टी से। उस पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी और इसके उम्मीदवार थे बिल क्लिंटन। अब पहले से जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे, अब चुनाव हुआ 1992 में और बिल क्लिंटन भी खड़ा हुए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, और वे जो थे राष्ट्रपति का पद का जो चुनाव था जीत गया। यानी जो जॉर्ज बुश थे वे हार गए चुनाव और बिल क्लिंटन चुनाव जीत गए। ठीक है, क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया। जो बिल क्लिंटन थे, जो 1992 में चुनाव जीते जॉर्ज बुश को हराकर, उसने एक चाल चली थी। कैसे चाल? उन्होंने एक नारा दिया, विदेश नीति की जगह पे घरेलू नीति। कहा कि हम विदेशी नीति नहीं अपनाएंगे, हम घरेलू नीति, हम अपने अंदर की चीजों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उसने तो अमेरिकी लोगों को भी यह आकर्षक लगा। कहा चलो भाई, विदेश नीति की तो बहुत नेता बात करते हैं, जरा घरेलू नीति की बात करने वाले पे हम अपना वोट देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार घरेलू नीति की बात कर ये जीत गए बिल क्लिंटन। चुनाव तो जीत गए 1992 में। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते। 1992 अमेरिका में जो चुनाव होते हैं राष्ट्रपति का 4 साल के लिए होता है, तो 1992 से 96 4 साल हो गए।
बिल क्लिंटन दोबारा चुनाव जीते, 1996 में भी चुनाव जीत गया, ठीक है। और इस तरह वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पे रहे, यानी 1992 से 1996, 1996 में चुनाव जीते तो 2000 तक, यानी 8 सालों तक अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया, जैसा कि उसने कहा कि हम घरेलू नीति की बात करेंगे न कि विदेश नीति की, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। थोड़ी बहुत तो विदेश नीति की बात करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा लगा लोगों को कि अमेरिका जो है क्लिंटन के दौर में, बिल क्लिंटन के दौर में घरेलू मामलों तक अपने को सीमित कर लिया है। बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका फौजी ताकतों के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा, यानी ऐसा नहीं था कि जो बिल क्लिंटन थे उसने घरेलू मामले में अपने को पूरी तरह बंद कर रखा, नहीं, उसने भी अमेरिकी फौजी ताकतों के इस्तेमाल के लिए तैयार रखा। यानी किसी भी देश से अगर वैसी स्थिति हो जाती है, युद्ध की स्थिति हो जाती है, तो अमेरिका जो था एक्टिव देखा थोड़ा फौजी ताकतों के रूप में, ठीक है। क्लिंटन के दौर में दूसरी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी जो केन्या में है और दार es सलाम जो तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुई। एक केस और हुआ, एक मामला एक था कि नैरोबी और दार es सलाम, नैरोबी कहाँ है तो केन्या में है और दार es सलाम तंजानिया में है। ये दो देश हैं, दो देश के शहर है, वहाँ अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी हुई और 1998 में बमबारी हुई, यानी अमेरिका के जो दूतावास थे नैरोबी में और दार es सलाम में उस पर बमबारी हो गई और उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया, अमेरिकी दूतावासों को मिटाने का प्रयास किया गया। तो इस पर भी एक्शन लिया बिल क्लिंटन ने। आतंकवादी संगठन अलकायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया। जो बिल क्लिंटन थे उसने ऐसा माना कि जो अमेरिकी दूतावासों पर जो हमला किया गया है नैरोबी और दार es सलाम में, इसके लिए जिम्मेदार है तो अलकायदा है। अलकायदा क्या है तो एक आतंकवादी संगठन है, जो बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, ठीक है। इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। उसने आदेश दिया किसके विरुद्ध तो जो अमेरिका दूतावासों पर हमला किया गया था उसके विरुद्ध में उसने एक ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच नाम से एक ऑपरेशन चलाया। और इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान, सूडान दो देश, सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइलों से हमला किया है, यानी बड़े बड़े टैंकों मिसाइलों से सूडान और अफगानिस्तान पे हमले किए, क्योंकि अलकायदा के जो आतंकवादी लोग होते थे इन दोनों ही देशों में अपना डेरा डाले हुए थे, ठीक है। तो ये शक के आधार पर ऐसा किया और अफगानिस्तान और सूडान में क्रूज मिसाइलों से हमला किया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के अंतर्गत। अमेरिका ने इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं की। पता है कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ तो एक बहुत बड़ी संस्था है और उससे पूछना भी नहीं, उससे पूछना भी वाकिफ नहीं समझा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार जरा पूछ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है इस पे, वो उसने ऐसा पूछना भी वाकिफ नहीं समझा। यानी अमेरिका अपने मनमाने ढंग से जो भी उसके मन में आया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया और सूडान और अफगानिस्तान पे आतंकवादी हमले उस पर वार कराया, ठीक है, क्रूज मिसाइलों से हमला किया और ये सभी जो कर रहा था बिना संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति से कर रहा था, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का इस प्रकार वे उल्लंघन करता दिखा। अब हम देखेंगे 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। ये जो टॉपिक्स देख रहे हैं, जो हेडिंग देख रहे हैं 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध, इससे पहले भी 2-3 हेडिंग्स थे। तो ये जो सारे हेडिंग्स हैं हूबहू आपके एनसीईआरटी बुक्स में जैसे दिए गए हैं ठीक उसी प्रकार है, इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे होंगे और या पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग्स है बिल्कुल सेम है, ताकि आपको समझाया जाए और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए कि हम किस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, किस टॉपिक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप जब बुक पढ़ें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और ज़्यादा कुछ इचिर किचिर दिखाई ना समझ में आए, तो इससे ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध हुए, यह हमारा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा एकदम बिल्कुल सेम टू सेम। 11 सितंबर 2001 के दिन, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। लिखता है 11 सितंबर
11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं, 19 जो किडनैपर्स थे, उन्होंने उसने उड़ान भरने के चंद मिनटों के बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। 9/11 की हम घटना पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे। उसमें हुआ क्या कि 11 सितंबर, सितंबर का महीना था, 11 सितंबर था वो दिन, और 19 किडनैपर्स थे। 19 किडनैपर्स ने अमेरिका में 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमान ने उड़ान भरा। ये ध्यान रहे, व्यावसायिक विमान है, ना कि यात्री विमान। इसमें कोई यात्री नहीं बैठा है, कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, बल्कि इसमें साजो सामान जो वस्तुएं होती हैं उसको भर कर ले जाया जा रहा था। तो ये व्यावसायिक विमानें थी। इन 4 व्यावसायिक विमानों को किडनैप कर लिया, हैक कर लिया, हाईजैक कर लिया। 4 विमानों में से 2 विमान को न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उस सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए गए। एक विमान को तो उत्तरी टावर से टकराया और दूसरा विमान को दक्षिणी टावर से टकरा दिया। एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, हम उसकी तस्वीर भी आगे दिखाएंगे। तो उत्तरी और दक्षिणी टावर से 2 विमानों को टकराया गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से। जो तीसरा विमान था उसको वर्जीनिया के अर्लीगटन में स्थित एक पेंटागन है, उस पेंटागन से टकराया। पेंटागन क्या है? तो अमेरिका में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, तो इसी से तीसरा विमान को टकराया गया। चौथा विमान को भी टकराने की साजिश थी, और इसको चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस में, इस कांग्रेस का अमेरिका में संसद को कांग्रेस बोला जाता है, तो समझ सकते हैं कि जो अमेरिका की संसद है जिसे अमेरिकी कांग्रेस कहते हैं, उससे टकराने का चाल चला था इन्होंने, लेकिन वह फेल हो गया। इससे टकरा मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन यह टकरा नहीं सका और वह पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया। यानी चौथे विमान को अमेरिकी संसद से टकराना था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो टकरा ना पाया और खेत में गिर गया। कहाँ? तो पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखेंगे। क्योंकि अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है। अमेरिका में क्या, महीने को तारीख से पहले लिखते हैं, यानी महीना आगे लिखते हैं, उसके बाद तारीख लिखते हैं, उसके बाद साल लिखते हैं, यानी कौन सा वर्ष चल रहा है। तो इसी का संक्षिप्त रूप है 9/11। यानी 9 मीन्स होता है सितंबर का महीना होता है, और 11 तारीख, तो 11 सितंबर है। अगर यह घटना अगर भारत में होती तो 11/9 के नाम से जाना जाता। जैसा कि भारत में लिखा जाएगा 11 सितंबर, पहले हम तारीख लिखते हैं जो 11 होता, और 9 अगर है तो 9 सितंबर। लेकिन अमेरिका में आगे महीना लिखा जाता है, उसके बाद तारीख, तो 9/11 घटना के नाम से जाना गया। ठीक है। इस हमले में 9/11 के हमले में 3000 लोग मारे गए, यानी 3000 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है। 9/11 के जवाब में भी अमेरिका ने एक भयंकर कार्रवाई किया, जिस प्रकार 1998 में नैरोबी में और दार es सलाम में किस प्रकार हम क्रूज मिसाइलों से हमला किया था सूडान पे और अफगानिस्तान पे, ठीक उसी प्रकार अमेरिका ने 9/11 के जवाब में भी कदम उठाए और फौरन कदम उठाए। ठीक है। यानी जल्दी तत्काल कोई निर्णय लिया और भी इसके खिलाफ भयंकर कार्रवाई भी की अमेरिका ने। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। अब बिल क्लिंटन नहीं थे, ये बात हो रही 2001 की। 2000 में तो वे बदल गए थे, तो अब बिल क्लिंटन नहीं थे, अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे अमेरिका में। तो इन्होंने एक भयंकर कार्रवाई की। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया। ठीक है। यह किसके खिलाफ चला? यह जो अभियान था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। यानी अमेरिका को लगा कि ये समूह, ये संगठन, यह आतंकवादी संगठन इस घटना में शामिल था, तो अमेरिका ने शक के आधार पर उन पर कार्रवाइयाँ की, उन पे हमले किए, और जिस भी देश में छुपे हुए थे उनसे वहां से उनको खोज निकाला। तो जिन पर भी उनका शक था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के तहत उन पर कार्रवाई की गई। इसमें मुख्य निशाना अलकायदा को बनाया गया और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया, जैसा कि पिछले वाले घटना में भी हुआ था जब दार es सलाम और नैरोबी के अमेरिकी दूतावासों पर हमला किया गया था। ये जो 2 संगठन थे अलकायदा और तालिबान, इन दोनों को ही निशाना बनाया गया। और 9/11 की घटना में भी अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की, यानी पूरे वर्ल्ड में देखा, जहां जहां इनको शक था वहां वहां ये खोजे। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, जहां भी इनको शक था कि यहाँ ये छुपे हो सकते हैं, तो
पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की, यानी जहां जहां से हुआ वहां से इन लोगों को, आतंकवादियों को गिरफ्तार करके लाया। ठीक है, और बिना उस देश से पूछे अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। यानी मान लीजिए कि कोई आतंकवादी व्यक्ति है तो उसको पाकिस्तान से अमेरिका ने निकाल कर लाया, तो पाकिस्तान सरकार को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई कि कौन व्यक्ति था, कहाँ से पकड़ा आपने, यानी पाकिस्तान को कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया। ऐसा भी अन्य देशों के भी साथ हुआ, जैसे अफगानिस्तान में कोई छुपा है तो अफगानिस्तान सरकार को अमेरिका ने कुछ भी नहीं बताया, यानी उसके विरोध में अपने मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां की। ठीक है, उनके पास सरकार को कुछ जानकारी तो नहीं दी। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया। अमेरिका ने क्या किया कि सभी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उन लोगों को एक जगह नहीं रखा बल्कि अलग अलग देशों में भेजा। ठीक है, और उन्हें खुफिया जेल में बंदी बनाकर रखा गया, यानी उनको बहुत कठोर दंड दिया गया। क्यूबा के निकट एक अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना है जिसका नाम है गुआंतानामो बे। गुआंतानामो बे, इस ठिकाने में भी कई सारे लोगों को रखा गया। कुछ कुछ बंदियों को वहां रखा गया। कहाँ? तो गुआंतानामो बे में, जो अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना है, क्यूबा के निकट है। इन बंदियों को इन बंदियों के रखने में अमेरिका ने किसी से कोई अनुमति नहीं ली। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान से अगर गिरफ्तार करके लाया है तो पाकिस्तान सरकार को किसी भी प्रकार की इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई कि व्यक्ति का नाम क्या है, कौन सा कार्य करता था, किस संगठन से जुड़ा हुआ था, किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी नहीं दी, और उसको कहाँ रखा गया है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी। यानी एकदम साइलेंट किलर की तरह वार किया। ठीक है, और किसी भी प्रकार के नियमों और कदाचार का पालन नहीं किया। अमेरिका तो नहीं, ऐसा है क्रूर। अमेरिका ने किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी इन देशों को, और कहाँ रखा है और कैसे रखा है, किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, किसी भी प्रकार की जानकारी को नहीं बताया दुनिया के देशों के सामने, और कदाचार का भी पालन नहीं किया। यानी सोवियत जो था, यूएनओ था, संयुक्त राष्ट्र संघ, उससे भी नहीं पूछा। यानी कई सारे नियमों का ये उल्लंघन करते दिखे अमेरिका। ये देख सकते हैं, ये टावर है WT वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराया गया था। ये पूरा का पूरा बिल्डिंग देख रहे हैं धुएं के गुब्बारे से भरा पड़ा है, समुद्र के किनारे है। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं इसी से टकराया गया था। 9/11 की घटना। हम देखेंगे अंत में हमारा अंतिम टॉपिक है इराक पर आक्रमण। इराक पर आक्रमण 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। क्या कि 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से एक इराक पर सैन्य हमला किया। यानी अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया। कब किया? तो 19 मार्च 2003 को, और उसे नाम दिया गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसमें क्या किया कि दिखावे के लिए दुनिया के देशों के सामने कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है। यानी अमेरिका ने अपनी सफाई में कहा कि हम ऐसे नहीं वार किए हैं। उसने कहा कि हम इस पे शक के आधार पर वार किए हैं, शक के आधार पर हमला किए हैं। और शक क्या था कि सामूहिक संहार के हथियार। सामूहिक संहार के हथियार क्या होते हैं? यानी परमाणु बम। अमेरिका ने कहा कि इराक पर हमको शक था कि वो परमाणु बम बना रहा है, इसलिए हमने उस पर हमला कर दिया, इराक पे हमला कर दिया, ऐसा उसने कहा। वास्तव में ऐसा नहीं था। इराक में जब इसकी जांच की गई तो सामूहिक संहार के हथियार की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले, यानी कोई सबूत नहीं मिला कि इराक परमाणु बम बना रहा था। ठीक है, हमला का मकसद क्या था? सोवियत जो अमेरिका था उसका हमले के मकसद की बात करें तो उसका मकसद था इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना, जो तेल के कुएं थे उस पर कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना, और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम होना। अमेरिका को लगा कि जब हमारी मनपसंद सरकार इराक में होगी तो हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, रिश्ते अच्छे होंगे तो हमारा व्यापार अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा तो हम तेल ज़्यादा से ज़्यादा हम भारी मात्रा में खरीद पाएंगे, हो सकता है सस्ते दामों पे भी खरीद पाएं। तो ये सभी कूटनीति थी जिसकी वजह से अमेरिका ने इराक पर हमला किया 19 मार्च 2003 को, और कहा कि हम परमाणु बम बना रहा था, इस शक के आधार पर हमला किया। लेकिन अगर जाँच किया गया तो इसमें ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिला। ठीक है।
इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज़ों में जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार थी। अब सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज़ों में चली गई, यानी ज़्यादा दिन तक सरकार इसकी टिक नहीं पाई, लेकिन इराक में एक विद्रोह की भावना भड़क उठी अमेरिका के प्रति। इराक को शांत कर पाने में अब जो अमेरिका था असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्ण व्यापी विद्रोह भड़क उठा। यानी सभी लोग जान चुके थे, सभी लोग समझ चुके थे कि अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया है, खेला खेला है, ठीक है, और हमारे यहाँ राजनीतिक अस्थिरता को उकसाया है, भड़काया है, ठीक है। इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। जो इराक पर अमेरिका द्वारा हमला किया गया था कि परमाणु बम बना रहे हम, इसलिए हमला कर रहे हैं, तो जो हमला किया वो बिल्कुल असफल सिद्ध हुआ। सैन्य और राजनीतिक धरातल पर देखा जाए तो बिल्कुल असफल सिद्ध हुआ, ठीक है, यह जो आक्रमण किया गया था अमेरिका के द्वारा। यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 है चैप्टर 3 का समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, वो खत्म हो चुका है। हम पार्ट 2 देखेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद हम पार्ट 3 को भी देखेंगे, और इस प्रकार इस चैप्टर को कंप्लीट खत्म करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपके पास जाती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।